भावनाओं में बह के कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का मामला ही कुछ ऐसा है। मामला जुड़ा हुआ है एक महिला से, मामला जुड़ा हुआ है एक दलित महिला से। उस दलित महिला का नाम है कुमारी रंजन लता और ये वही महिला हैं जो आज रेणु देवी के ऊपर, जो कि बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही हैं। आरोप यह है कि रंजन लता जब अपने फरियाद को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर मिलने जाती हैं, तब उनके बॉडीगार्ड इनके साथ बदतमीजी कर देते हैं। और बदतमीजी भी ऐसा वैसा नहीं, सीधा यौन शोषण का, सीधा बलात्कार करने की कोशिश। और ऐसा यह आरोप रंजन लता स्वयं लगा रही हैं एक वीडियो को वायरल करके। हम आपको कुछ आगे बताएं, इससे पहले आप जरा एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, जिस वीडियो के दम पर रंजन लता, जो कि एक दलित महिला हैं, वो रेणु देवी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। बाग पहले काम कराइए, हटिए ना, बाग के छोड़िए पहले, ना ना ना, पहले काम कराइए पहले, छोड़िए छोड़िए ना पहले, ये सब नहीं, हटिए ना पहले। हाँ नहीं नहीं, पहले काम कराइए, हटिए, पहले काम कराइए तो नहीं नहीं, पहले मेरा काम करिए, चलिए तब काम करिए, तब कुछ वैसे बात नहीं है, काम करिए तो हमारे हाथ में बता, चलिए काम करिए। मैंने क्या काम, मैंने नहीं लग रहा है कि चुमा देंगे तो नहीं काम करिएगा, तो तब काम कराइए। वीडियो आपने देख लिया। अब इस वीडियो का हम आपको मेन मतलब समझाते हैं कि दिखाने का वजह क्या है। इस वीडियो में दो बातें गौर करने वाली है। पहली बात यह कि कुमारी रंजन लता ने कहीं भी रेणु देवी के बॉडीगार्ड के ऊपर विरोध करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। वह उसे ऑफर दे रही हैं कि तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद हम तुमको ये सब करने देंगे। मतलब रेणु देवी का जो वो बॉडीगार्ड है, जिसको रंजन लता कह रही हैं कि उसने हमसे यौन शोषण करने का कोशिश किया हम पर, उनसे रंजन लता की पहली मुलाकात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि पहली मुलाकात में कोई इस तरह की बातें तो नहीं करता है कि तुम पहले मेरा काम कर दो फिर तुम्हें हम अपना काम करने देंगे। कहीं ना कहीं रंजन लता की उस बॉडीगार्ड के साथ कोई डील हुई होगी, जिस डील को विफल हो जाने के बाद शायद रंजन लता बौखला गई और आकर मीडिया में यह बयान दे दी कि रेणु देवी का बॉडीगार्ड हमारे साथ यौन शोषण करने का कोशिश किया, दुष्कर्म करने का प्रयास किया, 1.5 लाख रुपए मांगे। एक और बात आपको बता दें, यह वीडियो ताजा भी नहीं है, यह वीडियो सितंबर का है, शायद 20 या 21 सितंबर का। लेकिन इस वीडियो को 2 दिन पहले वायरल किया गया। वायरल करने वाले भी एक पत्रकार ही हैं बिहार के, और आपको बता दें कि उसी पत्रकार ने सबसे पहले रंजन लता की खबरों को दिखाना शुरू किया। उसी पत्रकार ने जगदानंद बाबू से जाकर रंजन लता की आप बीती को सुनाया। रंजन लता के इस वीडियो को आरजेडी ने अपने पेज पे शेयर कर दिया। आरजेडी के बाद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे इस वीडियो को रीट्वीट कर दिया और देखते ही देखते यह मामला पूरे बिहार में फैल गया। हर पत्रकार रंजन लता को कवर करने के लिए पटना पहुंच गए। पटना राजद कार्यालय के ठीक बाहर आज दिन भर भारी भीड़ रही। भीड़ एक ही वजह से कि रंजन लता को न्याय कैसे दिलाया जाए। लेकिन हम एक बात आपको साफ कर देते हैं, यह रंजन लता भी हमें संदिग्ध लगी, इसलिए हमने इनका कोई खबर नहीं रिकॉर्ड किया। हमने इनसे बातचीत जरूर की पर उसे खबर की तरह रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रंजन लता संदिग्ध इस कदर है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके साथ सही कौन करता है और गलत कौन करता है। रंजन लता ऐसा क्यों कर रही हैं, यह तो रंजन लता ही बताएंगी। लेकिन एक बात आपको हम और साफ कर देते हैं कि रंजन लता ने पूर्व में 40 से ज्यादा एफआईआर कर रखा है अलग अलग लोगों के ऊपर। रंजन लता ने 4 शादियां की है। ये अपने खुद के पति के ऊपर रेप का केस कर चुकी हैं। यही नहीं, रंजन लता ने अपने पिता के ऊपर रेप केस कर रखा है, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अपने पिता का संपत्ति चाहिए था। रंजन लता के हिसाब से इनकी माताजी मर चुकी हैं। इनके पिताजी ने दूसरी शादी किया है, और यह जो इनकी मां है, मतलब कि जो रंजन लता के पिताजी के साथ अभी रहती हैं, उनको रंजन लता सौतेली मां बताती हैं। हम ये बात भी साफ कर दें कि रंजन लता की सौतेली मां नहीं है। जिस मां को रंजन लता सौतेली मां बता रही हैं, वह रंजन लता की अपनी मां है। उनके पिताजी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी पहली पत्नी की कभी मौत हुई ही नहीं। रंजन लता स्वयं अपनी मर्जी से अपनी मां को मरा हुआ कहती हैं। इनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। और एक और बात बताते हैं
जब रंजन लता से पत्रकारों का समूह ने सवाल किया कि आपके परिवार कहाँ है, आपके पति कहाँ है, आपके हस्बैंड के ऊपर कौन सा मामला दर्ज है, तो इन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, नो कमेंट्स। किस बात का पर्सनल मैटर है मैडम आपका? इस बात का कि 40 लोगों के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज कर रखा है, आवेदन दे रखा है। और रंजन लता एक और बात कहती हैं कि महिला थाना में रेणु देवी के ऊपर एफआईआर नहीं लिखा गया, रेणु देवी के बॉडीगार्ड के ऊपर एफआईआर नहीं लिया गया इनका। हम आपको सीधा बता देते हैं कि इसी महिला थाना में पटना के रेणु देवी अपने पिता के ऊपर एफआईआर कर चुकी हैं। पिताजी का उनका रेप का एफआईआर हो चुका है, वो अभी भी केस चल रहा है। रंजन लता के पिताजी अभी भी बेल पर हैं। और तो और रंजन लता जो कि महिला थाना पटना में अपने पिता के ऊपर केस की हैं, तो इनके पिता भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। रंजन लता कोई आम घर की लड़की नहीं है। रंजन लता के पिताजी एसडीओ पद से रिटायर्ड हुए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें कि रंजन लता जिस हिसाब से ढिंढोरा पीट रही हैं कि कटरा कला स्कूल में उनको 4 साल से सैलरी नहीं मिला है, तो हम आपको बता दें कि अगर रंजन लता 4 साल में 4 महीने भी ईमानदारी से उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती ना, तो आज उनका सैलरी मिल गया होता। लेकिन रंजन लता मैडम जी थोड़े से गुंडा प्रवृत्ति की हैं। हम सही आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब इनका आप यूट्यूब पे जाके रंजन लता सिर्फ डालिएगा ना, तो भर भर के वीडियो आएगा जिसमें रंजन लता खुल के मां बहन की गालियां देते हुए नजर आएंगी, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाध्यापक को। और एक और बात आपको बता दें कि रंजन लता जिस स्कूल में पहले थी, उस स्कूल से इनका ट्रांसफर किया गया था कटरा कला हाई स्कूल में। और कटरा कला हाई स्कूल में जिस स्कूल से ट्रांसफर होके आई थी, वहां के प्यून के ऊपर भी इनका आरोप है कि उसने भी इनके साथ गलत किया था, इसलिए उस स्कूल से इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। रंजन लता जी ने उस वकील के ऊपर भी आवेदन कर रखा है जिस वकील ने पटना हाईकोर्ट में इनका कभी केस लड़ा था। रंजन लता कुछ समय पहले जक्कनपुर थाना के प्रभारी के ऊपर केस कर चुकी हैं। अब आपको स्पष्ट कर दें कि वो थाना प्रभारी यहां से बदलकर किसी और जगह पे चले गए हैं। रंजन लता का कहना है कि जक्कनपुर थाना में जब वकील के ऊपर वो आवेदन देने गई और एफआईआर करने गई, तो वकील के ऊपर एफआईआर ना करके वहां का जो थाना प्रभारी थे जक्कनपुर थाना पटना के, वो इनको ऊपर कक्ष में ले जाते हैं और इनके सामने नंगा होकर अपना वर्दी बदलने लगते हैं। यह रंजन लता का ही कहा हुआ है, अपने मुंह से वो स्वीकार की हैं। रंजन लता से आज तक जिसने भी मिला, जितने लोग इनसे मिले, जो लोग इनसे सवाल किए, उनके ऊपर रंजन लता ने एफआईआर कर दिया बलात्कार का, यौन शोषण का, छेड़खानी का। और यही नहीं, रंजन लता का एक और खेल है। इनका खेल यह है कि यह लोगों को SC ST एक्ट में ज्यादा फंसाती हैं, SC ST एक्ट का गलत उपयोग करती हैं। एक बात जानकर आपको हैरत होगी कि अगर कोई भी SC ST एक्ट के अंतर्गत कोई केस करता है तो उसको सरकार के तरफ से 2 से 2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। रंजन लता ने इस 2-2.5 लाख रुपए के लिए न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। रंजन लता एक BMP के जवान को, जिनके साथ रंजन लता का शारीरिक संबंध था, उसका नौकरी खा गई और वो आदमी आज के तारीख में टेम्पू चला रहा है। जिस BMP जवान के ऊपर इन्होंने 2016 में मुकदमा करा, 2018 में वही युवक इनके खाते में 3,58,000 रुपए डालता है, और वो भी रंजन लता का दिया हुआ पैसा। रंजन लता पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए 2018 में सुधीर नाम के व्यक्ति को पैसा देती हैं। ये वही सुधीर है जो BMP का जवान था, जिसने स्वीकार किया है कि स्वतः अपनी मर्जी से रंजन लता उनके साथ शारीरिक संबंध में लिप्त थी। बाद में कुछ कारणों की वजह से इनके ऊपर FIR कर दिया गया, बलात्कार का केस कर दिया गया। रंजन लता उनके विभाग में पहुंच के शिकायत कर दी, विभागीय टीम गठित हो गया और सुधीर की नौकरी चली गई। उसी सुधीर से 2018 में 3,58,000 रुपए जमा करवाती हैं रंजन लता जी। रंजन लता को जब उस इंसान पे भरोसा नहीं था तो पैसा कैसे जमा करा दी? यह कुछ बात है जो बहुत शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। कल जो वीडियो लाएंगे आपके सामने, उसमें इनके 3800 केस का केस नंबर के साथ वो सारा पेपर का फुटेज होगा, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में छपा है कि मैं एक हैवान पिता की बेटी हूं, मुझे अपने हैवान पिता से बचा लो। और इनका नाम है रंजन लता। रंजन लता के माता पिता की हालत यह है कि SDO पद पे रहने के बाद भी वो इंसान हर रात रो के गुजारता है। उसकी माता जी हर रात रो के गुजारती हैं, लेकिन जब रंजन लता जी से सवाल कीजिएगा
तो कहती हैं कि नो कमेंट्स ऑन पर्सनल रिलेशन। आपका पर्सनल रिलेशन कौन सा है मैडम, हमको बताइए जरा। 4 शादियां आप की हैं, चारों के ऊपर आप रेप का केस कर चुकी हैं, जो इंसान आज तक आपसे मिला उसके ऊपर आप यौन शोषण का मामला दर्ज कर देती हैं। जिस महिला थाना में आपने 4 आवेदन 4 एफआईआर कर रखा है, उस महिला थाना में आज आपका रेणु देवी के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। उस थाने में आज रेणु देवी के बॉडीगार्ड के ऊपर आवेदन दर्ज नहीं हुआ आपसे। आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रही हैं? दलित महिला आप हैं, आपके साथ पूरे बिहार की भावनाएं जुड़ी हैं, सिंपैथी जुड़ी हैं, लेकिन भावनाओं में फंसकर क्या हम गलत निर्णय ले लें? रंजन लता, आज आप सुबह में 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक राजद कार्यालय के बाहर कम से कम 50 न्यूज वालों को आपने अपना आप बीती सुनाया। उन सभी आप बीतियों में आपने ये क्यों नहीं सुनाया कि आपने 40 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर कर रखा है? 40 एफआईआर में 20 एफआईआर अगर आपने किया है तो 20 एफआईआर लोगों ने आप पे कर रखा है। जितने के ऊपर आपने केस किया उन सभी लोगों ने आपके ऊपर केस किया है। क्या मामला है इसका? क्या रहस्य है इसके पीछे? और ये कौन सी रहस्य है कि सितंबर में बना हुआ वीडियो आज नवंबर के लास्ट में वायरल होता है? सितंबर में आपको जान से मारने का धमकी देने वाला युवक आज मर गया क्या, कि आपके अंदर आज हिम्मत आ गया? जो पत्रकार के भरोसे आज आप पटना में दहाड़ रही थी, वो पत्रकार उस समय भी आपके पास आ जाता जब सितंबर में आप वीडियो वायरल करती। आप उस वीडियो में ये क्यों नहीं कह रही हैं कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे भागने दो, मुझे जाने दो? आप ये क्यों कह रही हैं कि मेरे को छोड़ दो और मेरा काम करा दो, तब हम तुम्हारा काम कर देंगे? आप आरोप लगाती हैं कि रेणु देवी के आवास में 1.5 लाख रुपए मांगे गए, उनके पीए तक इस मामले में लिप्त है, लेकिन आपके पास फुटेज सिर्फ यही 17 से 18 सेकंड का, जिसमें आप स्वीकार कर रही हैं कि आप पहले मेरा काम कर दीजिए फिर हम आपका काम कर देंगे। आप लोगों को प्रोवोक करती हैं। रंजन लता का यह काम है कि लोगों को प्रोवोक करना गलत इरादे से, और जो लोग, जो भोले भाले लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं, उनसे पैसे की उगाही के लिए उनके ऊपर एफआईआर ठोक देना। मेरे हिसाब से रंजन लता जी एक संदिग्ध महिला है। निष्पक्षता से इस चीज की जांच होनी चाहिए। हमने जो भी बातें आज के वीडियोस में बताया है आपके सामने, यह सिर्फ एक संक्षिप्त विवरण है उन लोगों के लिए जो आज सोशल मीडिया पे रंजन लता का वीडियो देख के भावुक हो जाएंगे और हो सकता है कि हैशटैग चलाने लगेंगे जस्टिस फॉर रंजन लता। रुक जाइए, जरा सा सब्र कर लीजिए। हर कहानी में 2 पहलू होता है, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। आप जिस पहलू को देख रहे हैं वही पहलू सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए महिला का सम्मान करना बढ़िया बात है, लेकिन एक बात गौर कीजिए, आज एक महिला के सम्मान के लिए आप अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का अपमान करते हैं, तो यह भी तो सही नहीं है। वो भी तो महिला है, उनके ऊपर भी तो उंगलियां उठाना गलत है। आप एक ही बात सोचिए कि जिस महिला ने अपने पिता के ऊपर रेप केस कर दिया हो, जिस महिला ने अपने विद्यालय के ऊपर केस कर दिया हो, जिस महिला ने पहले जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस प्यून के ऊपर एफआईआर कर दिया हो यौन शोषण का, तो ये मामला कहां नहीं अटक रहा है जाके? क्यों हम इनके न्याय के लिए लड़ें? हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। इंसाफ चाहे उन 40 लोगों के लिए हो, चाहे इस अकेली महिला के लिए। हम लोगों को आज सावधान करने आए हैं कि आज सावधान हो जाइए, कल सबूतों के साथ वीडियो बनाएंगे। वीडियो में हर चीज साफ सुथरा होगा और एक एक बात जो हमने पिताजी का स्टेटमेंट दिया, इनकी माताजी का बात बोला, ये सभी ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। और रंजन लता जी ने जो स्वीकार किया है ऑडियो के माध्यम से, जब हमारी उनसे बात हुई थी, वो ऑडियो भी हम आप लोगों के सामने रख देंगे। तो रंजन लता जी, जरा आप एक बार सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका पोल शायद अब खुलने के कगार पे आ गया है। आप बहुत ठग ली लोगों को, बहुत दिखा ली अपना दलित महिला होने की ताकत को, बहुत दिखा ली आप महिला होने की ताकत को। अब जरा पत्रकार और पत्रकारिता का ताकत देखिए कि इंसाफ के लिए अगर लड़ने के लिए उतरेंगे तो जो गलत होगा उसको सजा मिलेगा, जो सही होगा उसके साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन भावनाओं में फंसकर नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक दलित महिला हैं और आप जो कह रही हैं वही सही है। सत्यापन किया जाएगा, पुष्टि किया जाएगा, जानकारी हासिल किया जाएगा, और अगर आप सच हैं तो आपका साथ दिया जाएगा, अगर आप गलत हैं तो आपका विरोध किया जाएगा। लेकिन एक बात बताएं मैडम, आपको अपनी माँ को मरा हुआ नहीं कहना चाहिए था। माँ के साथ ऐसा गंदा मजाक अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मैं विकास राज हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।